नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हो गया 7 जनवरी, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। 224 घंटे में 90,000 से ज़्यादा नए मामले सामने निकल के आए हैं। मचा हंगामा, 200 दिनों बाद सामने आए रिकॉर्ड केसेस के बीच मोदी सरकार ने बुलाई आपात बैठक। तीसरी लहर का खतरा तेजी के साथ बढ़ रहा है। दूसरी बड़ी अपडेट बताएंगे, भारत ने पेंगोंग झील के पास चीन को दी चेतावनी। कहा 60 वर्षों से ड्रैगन ने अवैध कब्जे कर रखा है, अब हमारी है पैनी नजर, जल्द ही छुड़ाएंगे उसे। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, ड्यूरंड रेखा। जी हाँ, तालिबान और पाकिस्तान आपस में भिड़े। पाकिस्तानी सेना को ढेर किया तालिबानियों ने, तो वहीं पाकिस्तान की सेना ने कहा आप तालिबान को सिखाएंगे सबक। जी हाँ, दोस्ती में दरार। चौथी बड़ी अपडेट बताएंगे, बिग ब्रेकिंग, सेना के काफिले पर हमले से जुड़ी जानकारी इकट्ठा कर रही है सेना ने, किया बड़ा ऐलान, हम आपको बताएंगे। जम्मू कश्मीर महबूब मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला घर पर बैठ के खा रहे थे, इनकी सुरक्षा घटा दी गई है। ऐसे आतंकियों के इनके बारे में आपको बताएंगे। बड़ा खुलासा हुआ दोस्तों, पीएम मोदी की सुरक्षा चूक पर भाजपा ने किया खुलासा। का पाकिस्तान खालिस्तान समर्थकों और कांग्रेस की थी ये साजिश। एसएफजे चीफ पन्नू बोला पंजाब में खालिस्तान मुहिम शुरू करो। तो एक एक करके आपको बताएंगे, जहां पे दोस्तों सीएम योगी ने सीडीएस जनरल बिपिन रावत के नाम से किया बड़ा ऐलान। बोले सैनिक स्कूल जनरल बिपिन रावत के नाम से रखा जाएगा, मुख्यमंत्री ने की है घोषणा। वहीं पीएम मोदी एडीजी ने चिट्ठी वायरल की, तो हम आपको बताएंगे। सब कुछ खबरें फटाफट एक एक करके आपको जानना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही, 24 घंटे में 90,000 से ज़्यादा नए मामले, 200 दिन बाद सामने आए रिकॉर्ड केसेस। जी हाँ दोस्तों, कोरोना से हालात बेकाबू, देश में गहराता जा रहा है तीसरी लहर का खतरा। केंद्र ने राज्य को दिए हर तरीके से आदेश। दोस्तों दरअसल भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान कोरोना के लगभग 91,000 नए मामले सामने आए हैं और इस दौरान 325 लोगों की कोरोना से मौत भी हो गई है। वहीं 19,206 मरीज रिकवर हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 90,000 नए मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही कोरोना के कुछ मामले बढ़कर 3,51,09,286 हो गए हैं। वहीं सक्रिय मामले भी बढ़े। हालांकि आपको बता दें, इस बीच जो बड़ी रिपोर्ट निकल के आ रही है ये निकल के आ रही है कि देश में जो तीसरी लहर का खतरा है वो मंडराता जा रहा है और पिछले 24 घंटे में 90,000 ज़्यादा मामले आना अपने आप में अलर्ट है। केंद्र ने राज्यों को हर तरीके से तैयार रहने के आदेश दिए हैं और कहा है कि राज्य जो है स्वतंत्र हैं, लॉकडाउन लगा सकते हैं। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। कई नामी गिनामी लोग कोरोना से पॉजिटिव भी हो जा रहे हैं। इसके साथ ही कल अशोक गहलोत कोरोना से पॉजिटिव हुए हैं और उन्होंने कहा कि जो भी संपर्क में आया वो फिलहाल दूर रहे। एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों, भारत सरकार और भारतीय सेना ने उठाया बड़ा कदम। 60 वर्षों से चीन अवैध कब्जा कर रखा है इस इलाके पर। सेना ने कहा उसे जल्द छुड़ाएंगे, हमारी है पैनी नज़र। जी हाँ, केंद्र सरकार ने गुरुवार को कहा है कि वो चीन द्वारा पेंगोंग झील, जी हाँ पेंगोंग लेक पर एक नए पुल के निर्माण की बारीकी से निगरानी कर रहा है और यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठा भी रहा है। भारत की सुरक्षा हितों के साथ ही किसी तरीके का खिलवाड़ ना हो। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान बताया है कि पुल का निर्माण उन इलाकों में किया जा रहा है जो करीब 60 साल से अधिक चीन के अवैध कब्जे में है। बता दें कि हाल ही में ही सैटेलाइट से ली गई ऐसी तस्वीरें सामने है जिसमें दिख रहा है कि पेंगोंग झील के सबसे सकरे हिस्से पर चाइनीज़ आर्मी पुल बना रही है। सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि निर्माणाधीन पुल खुन्नर्क से दक्षिणी तट के बीच 180 किलोमीटर की दूरी को खत्म कर देगा और इसका मतलब यह है कि खुन्नर्क से रुडोक तक का रास्ता करीब 200 किलोमीटर की तुलना में अब सिर्फ 40 से 50 किलोमीटर का होगा। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बगाची ने कहा है कि भारत सरकार इस पूरी घटना को बारीकी से नज़र बनाए हुए है और इस ब्रिज का निर्माण उन इलाकों में किया जा रहा है जहां करीब 60 साल से चीन का अवैध कब्जा है। हमारे सुरक्षा हितों को रक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी तरीके के आवश्यक कदम उठा रहे हैं और अगर आने वाले समय में किसी तरीके से सिचुएशन बनती है तो ऐसे इलाकों पर कड़ी कार्रवाई भी होगी। हम चलते हैं और अपडेट, ड्यूरंड रेखा के बीच भिड़े तालिबानी और पाकिस्तानी सेना दोनों की दोस्ती में आए खटास। अफगानिस्तान के बाड़ाबंदी की अनुमति से साफ इनकार किया
अफगानिस्तान की तालिबान सरकार कहा है कि वो ड्यूरेंट रेखा पर पाकिस्तान को किसी भी तरीके से बाड़बंदी की अनुमति नहीं देगा। सीमा पर बाड़बंदी के मुद्दों को लेकर दोनों पड़ोसी मुल्कों में बड़े तनाव के बीच अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। मीडिया में आई खबर में जानकारी मिली है कि अफगानिस्तान में इस समय तालिबान की सरकार है, जो कि पाकिस्तान का बेहद करीबी है। पाकिस्तान ने ही इस संगठन को अफगानिस्तान पर कब्जा करने की मदद भी की थी, लेकिन अब इन दोनों की दोस्ती दुश्मनों की तरफ बढ़ती जा रही है। तालिबान कमांडर मौलवी सनाउल्लाह संगीन ने अफगानिस्तान को टोलो न्यूज़ से बुधवार को कहा है कि हम तालिबान कभी भी किसी तरीके की बाड़ाबंदी की अनुमति नहीं देंगे। उन्हें पाकिस्तान पहले जो भी किया वो कर लिया, अब हम आगे इसकी इजाज़त नहीं देंगे। अब कोई बाड़ाबंदी नहीं होगी। संगीन का ये बयान तब आया जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने एक सप्ताह की शुरुआत में कहा था कि मामले को कूटनीतिक माध्यम शांतिपूर्ण तरीके से हल कर लिया जाएगा। यानी एक तरीके से उधर तालिबान आक्रामक मूड में है और पाकिस्तान को सबक सिखाने की तैयारी में है, तो दूसरी तरफ इधर विदेश मंत्री गिड़गिड़ा रहे हैं और शांति की बात कर रहे हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि तालिबान किस आक्रामकता के साथ पाकिस्तान को सबक सिखाने की तैयारी कर रहा है। हम चलते हैं और अपडेट। सरकारी सूत्रों का दावा, पीएम के रोड रूट को पंजाब डीजीपी ने दी थी मंजूरी। हुआ है एक और बड़ा खुलासा, इसमें फंसते नजर आ रहे हैं खुद मुख्यमंत्री और इसमें खालिस्तानियों का भी हाथ बताया जा रहा है। अब तो दोस्तों दरअसल पंजाब के प्रधानमंत्री के काफिले को प्रदर्शनकारी किसानों के रोके जाने के बाद भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। लेकिन इस बीच केंद्र सरकार के सूत्रों ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी के सड़क सजाने को लेकर पंजाब पुलिस को बताया गया था और पंजाब पुलिस प्रमुख ने इसकी मंजूरी भी मिली थी। मंजूरी के बाद से ही पीएम मोदी का काफिला सड़क के रास्ते से जा रहा था। कांग्रेस और पंजाब सरकार की ओर से प्रधानमंत्री के आखिरी वक्त में हेलीकॉप्टर की बजाय सड़क के रास्ते चलने के फैसले पर सवाल खड़े किए गए हैं, लेकिन इसको लेकर बताया गया कि डीजीपी ने इस चीज़ को आदेश दिए थे। ऐसा नहीं है कि पीएम मोदी झोला झंडी उठा के चलने लगे थे। हालांकि आपको बता दें कि अब इसके पीछे जो है भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि पाकिस्तान खालिस्तान समर्थकों और कांग्रेस की भी साजिश है। एसएफजे चीफ पन्नू ने एक तरीके से बड़ा बयान दिया और पंजाब में खालिस्तान मुहिम शुरू करने की भी बात कही है। पीएम नरेंद्र मोदी की फिरोजपुर रैली से पहले सुरक्षा चूक को लेकर पंजाब का माहौल पूरी तरीके से गर्म और भाजपा ने सीधे कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि पीएम के खिलाफ पाकिस्तान खालिस्तान समर्थकों और कांग्रेस की साजिश जो पूरी तरीके से फेल हो गई है। हालांकि गृहमंत्री अमित शाह ने जांच के आदेश दिए, कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हम चलते हैं और अपडेट। जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला समेत 4 पूर्व सीएम की सुरक्षा घटाई गई। जी हाँ, जम्मू कश्मीर सरकार के एक आदेश के मुताबिक यहाँ के 4 पूर्व सीएम की सुरक्षा में कटौती किए जाने की खबर है। जानकारी के मुताबिक जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और गुलाम नबी आज़ाद की सुरक्षा में लगी विशेष सुरक्षा समूह एसएसजी को कम किया जाएगा। इसके बाद से ये सभी अन्य राजनीतिक सुरक्षा प्राप्त लोगों के बराबर ही रहेंगे। एसएसजी तत्कालीन राज्य और अब यूटी के पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए प्रदान की गई सुरक्षा के लिए। एसएसजी अब केवल निर्वाचित मुख्यमंत्री और उसके परिवार के सदस्यों के लिए उपलब्ध होगा। ऐसे में बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ओए, एफए, एमएम और जीएनए से एसएसजी हटाई जाएगी। तो ये बेहद बड़ी खबर। हम चलते एक और अपडेट लेते हैं। मैनपुरी के सैनिक स्कूल जनरल विपिन रावत के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की घोषणा। यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की कि मैनपुरी का सैनिक स्कूल अब जनरल विपिन रावत के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री योगी ने आज ट्विटर के माध्यम से लिखा है कि मां भारती के अमर सपूत देश के प्रथम सीडीएस जनरल विपिन रावत जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए जनपद मैनपुरी स्थित सैनिक स्कूल का नाम जनरल विपिन रावत सैनिक स्कूल किया जाएगा। हम चलते हैं एक और अपडेट। तो दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहां पे ताइवान के बीच चीन और तानातानी के बीच चीन और ताइवान में बनी बात। चीनी भगोड़ों को उनके देश भेजेगा ताइवान। दोस्तों ताइवान ने एक साल में पहली बार चीनी नागरिकों को निर्वासित करना शुरू कर दिया। अधिकारियों ने गुरुवार को कहा है कि तनाव बढ़ने के साथ लंबे समय बाद ऐसा माहौल देखा गया है जब दोनों पक्षों में एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। अभी कुछ समय पहले चीन ने एक ताइवानी भगोड़ों को वापस ताइवान को सौंपा था। इसी क्रम में अब ताइवान चीनी भगोड़ों को वापस भेज रहा है। गौरतलब है कि दोनों पक्षों की पुलिस नियमित रूप से 2009 से समझौते के तहत भगोड़ों को उनके संबंधित क्षेत्रों में लौटा देती है, लेकिन ताइवान को एक संप्रभु राष्ट्र के रूप में मानने वाले राष्ट्रपति साई इंग-वेन के 2016 में सत्ता में आने के बाद ये निर्वासन प्रक्रिया बेहद दुर्लभ हो गई है। चीन स्वशासित द्वीप ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। हालांकि उसने ताइवान के साथ आधिकारिक संपर्क बंद कर दिया है और साई के पदभार संभालने के बाद से ताइपे पर दबाव भी बढ़ा रहा है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं।
दोस्तों दुनिया पर से टल गया है बहुत बड़ा खतरा, धरती पर गिरा रूस का अनियंत्रित रॉकेट, प्रशांत महासागर में हुआ क्रैश। दोस्तों पूरी दुनिया में एक बड़ा खतरा टल गया है। रूस के अनियंत्रित रॉकेट के एक हिस्से ने पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश कर लिया। इससे किसी तरीके की तबाही की खबर सामने नहीं आई है। दरअसल इस रॉकेट का लॉन्च सफल नहीं किया जा रहा था, जिसके बाद से ये अनियंत्रित हो गया। अमेरिकी स्पेस कमांड लगातार इस घटना पर नज़र बनाए हुए। उनका कहना है कि रूस के रॉकेट ने पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश कर लिया है। इसके अधिकतर हिस्से वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद जल गए हैं, जिसके चलते इंसानों को कम खतरा माना जा रहा है। ऐसी आशंका थी कि इससे कुछ बड़े हिस्से धरती पर गिरकर तबाही मचा सकते हैं। भारी भरकम रॉकेट अंगारा को बीते साल 27 दिसंबर को रूस के उत्तरी पश्चिमी आर्कजेक्स क्षेत्र के स्पेस से लॉन्च किया गया था। वो लॉन्च तो हुआ था, लेकिन बाद में वो पूरी तरीके से अनियंत्रित हो गया था। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों सीएम योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में छात्रों को बांटे टैबलेट और स्मार्टफोन। सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी में छात्रों को टैबलेट और स्मार्टफोन दिए हुए हैं और आपको बता दें कहा है कि ये टैबलेट और स्मार्टफोन यूपी फाइनल ईयर, सेकेंड ईयर, स्नातक प्रथम वर्ष, मेडिकल, पैरामेडिक्स, फार्मेसी, नर्सिंग, पॉलिटेक्निक, आईटीआई, इंजीनियरिंग से जुड़े उन सभी बच्चों को देंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो ये भी बड़ी खबर। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों कोविड हुआ बेकाबू, कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर सुप्रीम कोर्ट आज चिंतित। आज होगी वर्चुअल सुनवाई। जी हाँ, कोरोना को लेकर देश भर में ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। देश में लगातार बढ़ते मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी काफ़ी चिंतित है। इस कड़ी में अब शुक्रवार से सुप्रीम कोर्ट के जज पर घर से ही सुनवाई करेंगे। ऑनलाइन हियरिंग के जरिए ही सुनवाई होगी। कोरोना के चलते फिलहाल यही व्यवस्था लागू रहेगी। इससे पहले रविवार को सुप्रीम कोर्ट ने कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले बढ़ने के मद्देनज़र 2 हफ्ते के लिए सभी सुनवाई वर्चुअल तरीके से करने का फैसला किया था। शीर्ष न्यायालय प्रशासन ने रविवार शाम फैसले की घोषणा करने हुए एक परिपत्र जारी किया था, जिनमें कहा गया था कि शारीरिक उपस्थिति के साथ सुनवाई के लिए मानक संचालन प्रक्रिया एसओपी निर्धारित करने हैं। हालांकि आपको बता दें कि कोरोना को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दिए राज्य स्वतंत्र लॉकडाउन को लगाने के लिए। अगली एक और अपडेट। 13 लाख किसानों को लेकर योगी सरकार का फैसला, बिजली बिल में 50% मिलेगी छूट। दोस्तों यूपी के करीब 13 लाख किसानों को सरकार ने बड़ा तोहफा दे दिया है। सरकार ने किसानों के लिए बिजली दरों में 50% छूट देने का निर्णय लिया है। प्रदेश सरकार के इस फैसले से किसानों की खेती की लागत में कमी आने की उम्मीद है और आय बढ़ाने पर भी बढ़ेगी। आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना जैसे राज्यों ने किसानों के बिजली बिल की पूरी तरीके से माफ़ कर दिया है। लंबे समय से राज्य में किसानों की बिजली दरें कम करने की मांग उठ रही थी। यूपी सरकार ने यह फैसला ऐसे समय पर लिया जबकि तमाम राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने पर छोटे घरेलू उपभोक्ताओं और किसानों की बिजली दर को कम करने और मुफ्त करने की घोषणाएं कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये भी बड़ी खबर निकल के आ रही सीएम योगी आदित्यनाथ का ये तोहफा। हम चलते हैं एक और अपडेट। अयोध्या की 84 कोसी मार्ग राष्ट्रीय मार्ग घोषित, नितिन गडकरी ने की यह शिलान्यास। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी गुरुवार को अयोध्या पहुंचे। गडकरी ने 84 कोसी मार्ग को राष्ट्रीय महामार्ग घोषित कर दिया। गडकरी ने घोषणा करते हुए कहा है कि ये मेरे जीवन का परम भाग्य है। अयोध्या की भूमि और 84 कोसी मार्ग के शिलान्यास का गौरव मिला। प्रभु श्री राम के जीवन चरित्र से सभी कुछ जुड़ा है। आज बहुत खुशी है जब राम मंदिर बन रहा है। गडकरी ने कहा है कि 84 कोसी मार्ग को राष्ट्रीय मार्ग घोषित किया गया और अयोध्या जनपद में 3100 करोड़ रुपए खर्च करके 200 किलोमीटर में निर्माण कार्य हो रहा है। पूरा प्रोजेक्ट 4000 करोड़ रुपए का है, 235 किलोमीटर का है। इसके साथ ही साधु संतों की परिक्रमा करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ ही आपको बता दें, उन्होंने कहा कि एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ सरकार बनाओ और लगभग 5 लाख करोड़ रुपए की सड़क जो है वो हम यूपी को देंगे, आप योगी को दीजिए। एक और अपडेट। महाकाली नदी नेपाल को लेकर बड़ी डील। महाकाली नदी पर पुल बनाने की योजना को कैबिनेट की मंजूरी। भारत और नेपाल के रिश्तों को मजबूत करेगा ये नया ब्रिज। भारत और नेपाल के रिश्तों को मजबूत करने के लिए बहुत जल्द उत्तराखंड के धारचूला में महाकाली नदी पे एक नया ब्रिज बनाया जाएगा। इस ब्रिज के जरिए जल्द ही एमओयू साइन होगा। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय खेल, युवा कार्यक्रम एवं सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस संबंध में जानकारी देते हुए कहा कि भारत और नेपाल के बीच उत्तराखंड के धार। एक और अपडेट। पाक रेंजर्स के साथ सेक्टर कमांडर स्तर की बैठक में बीएसएफ ने पाकिस्तान को दी 2 टूक चेतावनी। जी हाँ, बैठक में सीधी चेता दिया है।
सीमा पार से हथियारों की तस्करी और ड्रोन की बढ़ती गतिविधि को देखते हुए आज जम्मू के सुचेतगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सीमा सुरक्षा बल पाक रेंजर्स के बीच सेक्टर कमांडर स्तर की बैठक हुई। बीएसएफ ने कमांडर स्तर की बैठक में पाकिस्तानी रेंजर्स के सामने अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के करीब पाक रेंजर्स द्वारा निर्माण कार्य और घुसपैठ जैसे अन्य मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। बैठक के दौरान दोनों कमांडरों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर शांति और सद्भाव बनाए रखने का आश्वासन दिया। नए साल की शुरुआत के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार घुसपैठ की बढ़ती घटना, ड्रोन की बढ़ती गतिविधि को लेकर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के पाक रेंजर्स के बीच सेक्टर कमांडर स्तर की बैठक हुई है। बीएसएफ प्रतिनिधियों का नेतृत्व डीआईजी सुरजीत सिंह ने किया है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। पाकिस्तान के प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व सेक्टर कमांडर ब्रिगेडियर फहद ने किया है। बैठक में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा हुई है। तो दोस्तों, इसके साथ ही चर्चा में साफ साफ जो चेतावनी बीएसएफ ने पाकिस्तान के सामने जो आपत्ति जताई है, वो पाकिस्तान सीमा का इस्तेमाल भारत सुरक्षा में चेत दिलाने यानी घुसपैठ करने का जो एक तरीके से पूरा मामला है, उसको लेकर ये किया गया है। हम चलते हैं कोर अपडेट। पीएम मोदी की सुरक्षा में भारी लापरवाही के बीच भड़के गृहमंत्री अमित शाह, कहा बर्दाश्त नहीं है, कांग्रेस तत्काल माफी मांगे, जांच के दिए आदेश। सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा मामला, कल होगी सुनवाई। भारी चूक हुई है। जी हां, पंजाब सरकार जानबूझकर ऐसा करना चाहती थी। पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा में भारी चूक के मामले में गृहमंत्री अमित शाह ने तत्काल बड़ा हमला बोला है। आपको बता दें, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि पंजाब में आज हुई कांग्रेस निर्मित घटना बताती है कि ये पार्टी कैसे सोचती और कैसे काम करती है। लोगों द्वारा कांग्रेस को बार बार नकारे जाने से ये पार्टी उन्माद के रास्ते पर चली गई है। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने आज पंजाब में जो किया, उससे उन्होंने भारत के लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए। गृह मंत्रालय ने पंजाब में आज के सुरक्षा उल्लंघन पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे में सुरक्षा प्रक्रिया में इस तरीके की लापरवाही पूरी तरीके से अस्वीकार है और जवाबदेही तय की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को पंजाब के फिरोजपुर जिले में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करने के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में जो लोगों के द्वारा विरोध प्रदर्शन और सड़क जाम करने के कारण उन्हें अपना कार्यक्रम रद्द कर वापस लौटना पड़ा है। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के मामले के बीच सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा मामला, राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग, हाई लेवल गृहमंत्री अमित शाह ने जांच के दिए आदेश। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा का चूक का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को तैयार है। आपको बता दें, कल मामले की सुनवाई होगा। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा है कि वो पंजाब सरकार को याचिका की कॉपी सौंपे। वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला मुख्य न्यायाधीश की बेंच से सामने उठाया है। मनिंदर सिंह ने कहा है कि ये सुनिश्चित किया जाए कि इस तरीके की घटना भविष्य में दोबारा ना हो। उन्होंने याचिका में सुरक्षा उल्लंघन का गहन जांच की मांग की है। साथ ही भटिंडा जिला न्यायाधीश को पीएम मोदी की यात्रा के लिए पुलिस के बंदोबस्त से संबंधित सभी सबूतों को अपने कब्जे में लेने के निर्देश देने को कहा है। याचिका में घटना पर रिपोर्ट लेने, पंजाब सरकार को उचित दिशा निर्देश देने, जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई और इस तरीके से उल्लंघन की पुनरावृत्ति को रोकने की मांग की गई है। तो ये बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं, एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की उठी मांग। कैप्टन अमरिंदर समेत भाजपा के कई दिग्गज नेता ने की राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर जिस तरीके से खबर आई, उनकी सुरक्षा में जो चूक हुई, उसको देखते हुए अब राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग उठने लगी है। कैप्टन अमरिंदर ने सीधा सीधा कहा है कि प्रेसिडेंट रूल लगाया जाना चाहिए। इसके साथ ही और पार्टी के कई नेताओं ने भी प्रेसिडेंट रूल लगाए जाने की मांग की है। एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर, गलवान घाटी में भारतीय सेना ने फहरा तिरंगा, नए साल पर दिया ड्रैगन को कड़ा संदेश, तो तिलमिलाया। चाइना ने कहा ऐसा नहीं चलेगा। भारतीय सेना नए साल के मौके पर लद्दाख की गलवान घाटी में सीमा पर तिरंगा फहरा दिया है। भारतीय सेना के सूत्रों के मुताबिक सैनिकों ने नए साल की पूर्व संध्या के मौके पर तिरंगा फहराया है। दोस्तों, कुछ दिन पहले चाइना प्रोपोगेंडा के लिए एक वीडियो शेयर किया था और बताया कि ये गलवान घाटी का वीडियो है, लेकिन भारत ने जस्ट अगले दिन उस टाइम असली वाले गलवान में घुस करके भारतीय सैनिकों ने तिरंगा फहरा दिया था। चीन अब भड़क गया है। चीन कहना है कि भारत जो है अब नियमों का उल्लंघन कर रहा है और जो शर्तें लागू है दोनों देशों के बीच, उस चीज़ का उल्लंघन कर रहा है।
यानी अब चाइना अपनी पूरी तरीके से औकात में आ गया है। भारतीय सैनिकों का ये झंडा वाली जो तस्वीर सोशल मीडिया में तेज़ी के साथ वायरल हो रही है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है, जहाँ पे खराब मौसम, जी खराब मौसम की वजह से CDS विपिन रावत का हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। वायुसेना ने रिपोर्ट में हमले या तकनीकी खराबी की आशंका को पूरी तरीके से खारिज किया। प्रथम दृष्टिया और पूरी तरीके से जांच में ये रिपोर्ट पता चली कि अचानक एकाएक कोहरा आने की वजह से, पहाड़ में टकराने की वजह से ये चीज़ें हुआ है। भारतीय वायुसेना ने CDS जनरल विपिन रावत को लेकर MI-17 हेलीकॉप्टर हादसे की जांच रिपोर्ट बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंप दी है। हालांकि जांच रिपोर्ट के तथ्यों को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि अचानक घने बादल छाने के कारण हेलीकॉप्टर ने नियंत्रण खोया, जिसके बाद यह सतह से टकराया। जांच रिपोर्ट में किसी प्रकार की तकनीकी गड़बड़ी का मामला नहीं आया, यानी हेलीकॉप्टर ने नियंत्रण खोया और एक सतह से ये जा टकराया। जांच रिपोर्ट में किसी प्रकार की तकनीकी या गड़बड़ी या हमले की आशंका को खारिज कर दिया गया है। तो अब आप समझ लीजिए कोहरे की वजह से और थोड़ा नीचे होने की वजह से ये MI-17 हेलीकॉप्टर जो है क्रैश हुआ, जिसमें ये दुखद हादसा हुआ। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों आपको बता दें, सूर्य नमस्कार के विरोध में मुख्तार अब्बास नकवी का मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर हमला, बताया फर्जी फतवा फैक्ट्री। दोस्तों केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर जमकर हमला बोला। उन्हें मुस्लिम बच्चों से सूर्य नमस्कार के कार्यक्रमों से दूर रहने की अपील किए जाने के बाद इस संगठन पर हमला बोल दिया है। दरअसल उन्होंने कहा है कि फर्जी फतवा की फैक्ट्री की एक फुलझड़ी है, लेकिन पूरी दुनिया को पता है कि सूर्य नमस्कार से ताकत मिलती है। नकवी ने बोर्ड की अपील से जुड़ी खबरें साझा करते हुए ट्वीट किया है कि फर्जी फतवा फैक्ट्री की एक और फुलझड़ी, इसे सूर्य से एलर्जी है या नमस्कार से, या तो इनकी कुंद बुद्धि जाने, पर सूर्य और नमस्कार दोनों ऊर्जा देते हैं और यह दुनिया भर में सबको पता है। इस तरीके से उन्होंने जो है करारा जवाब दिया है। और